ख़वातीन हज़रात आदाब। अंजुमन टॉकीज़ की तीसरी नशिस्त में आपका खैर मक़दम है। अतहर फ़ारूक़ी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के, जब शुरू में इस सीरीज़ के बारे में बातचीत हुई थी तो हमारे जहन में ये था कि हम उर्दू के प्रैक्टिशनर से तो बात करेंगे ही, यानी कि उर्दू के लिखने पढ़ने वाले, उर्दू के शायर, उर्दू के फ़िक्शन निगार, लेकिन हम उर्दू के उस्तादों से भी बात करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू को किस तरह से एक नई तरह से पढ़ाया और पढ़ा जा रहा है, एक नई फसल तैयार की जा रही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर से उर्दू का मरसिया लिखने के बहुत से लोग बहुत सी जल्दी में हैं, और कई लोगों का ये कहना है कि उर्दू या तो ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है। ऐसे लोगों के लिए हम याद दिलाना चाहेंगे कि उर्दू की बहुत सी नई बस्तियाँ बस रही हैं। अमेरिका में, यूरोप में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत संजीदा तरीके से नहायत उम्दा काम हो रहा है। नए उस्ताद नए तरीके से एक नई नस्ल को उर्दू सिखा और पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक उस्ताद से हम आज बात करेंगे, डॉक्टर स्नेहल सिंघवी। स्नेहल, आपका खैर मक़दम। शुक्रिया, आपने संडे की, आपके लिए तो सुबह का वक्त है, ये वक्त निकाला हमारे लिए। तो आपसे बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसमें मुझे भी दिलचस्पी है और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी होगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी पैदाइश एक गुजराती जैन फैमिली में हुई। दूर दराज तक आपका उर्दू से कोई वास्ता नहीं था। हिंदी यकीनन शायद फ़िल्मों के ज़रिए या और तरह से आप तक पहुँची हो। आपकी न सिर्फ़ पैदाइश, परवरिश सब चीज़ अमेरिका में हुई। एक अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर आप उर्दू की तरफ कैसे आकर्षित हुए? क्या चीज़ थी उर्दू की, क्या मोहिनी थी जिसने आपको अपनी तरफ खींचा? आपका पहला उर्दू से कब कॉन्टैक्ट हुआ और आज यहाँ तक आप कैसे आए? मैं आपका और अतहर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाकर यह दावा दिया और मौका दिया कुछ बातें, कुछ गपशप करने की। वैसे भी तो मौके कम मिलते हैं अमेरिका में उर्दू में बातचीत करने की, तो उसका भी मैं वेरी ग्रेटफुल, आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। एक बात मैं थोड़ा सा आपका करेक्शन करना चाहूँगा। मेरे मम्मी और डैडी दोनों मारवाड़ी है। तो बचपन में मेरी पहली जुबान थी मारवाड़ी, और वो भी दो अलग किस्म की मारवाड़ी। यानी कि मेरे वालिद जो है उनकी मारवाड़ी थोड़ी सी महाराष्ट्र साइड की थी, और मेरी अम्मी जो है उनकी मारवाड़ी थोड़ी सी हैदराबादी साइड की थी। तो अलग किस्म की मारवाड़ियाँ थी मेरे कान में बचपन से ही। लेकिन जब भी हम मंदिर जाते थे ह्यूस्टन में, तो लोग वहाँ पे ज्यादातर तो गुजराती इस्तेमाल करते थे। तो मेरी अर्लीस्ट एजुकेशन जो थी, मेरी तालीम जो थी बचपन में मारवाड़ी में हुई, हिंदी में हुई, गुजराती में हुई। ये तीनों जबानें लिपियाँ पढ़ने लिखना सब कुछ बचपन से ही था। लेकिन मैं और एक थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा आपसे और आपके सुनने वालों से, कि कोई भी शख्स जो हिंदी में काम कर रहा होगा या हिंदी का इस्तेमाल कर रहा होगा, आप कह नहीं सकते कि उनको उर्दू नहीं आती है, या उर्दू की उर्दू उनके कान में नहीं है एटलीस्ट। तो 1950s 1960s की बात करें तो सारे फिल्में जो हम देखते थे, राइट, उनके सब टाइटल्स तो उर्दू में थी। 30 years एटलीस्ट 30 साल से उनके टाइटल्स भी उर्दू में लिखी जाती थी, सब टाइटल्स भी आते थे उर्दू में। तो एक किस्म का जमाना था जब हम सारे भारत में कोशिश हो रही थी कि हिंदी और उर्दू दोनों साथ इस्तेमाल किया जाएगी। एंड ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये दो जबान उल्टे अलग अलग है। गंगा जमुना तहजीब तो हम कहते ही रहते थे, राइट। मिली जुली जबान थी हमारी, एंड कल्चर भी हमारा मिला हुआ था। तो मेरा कॉलेज का एजुकेशन जो हुआ था, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी कॉलेज में, एंड लिटरेचर का शौक ही था।
पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी ग्रेजुएट स्कूल जब शुरू की थी, मैंने लिटरेचर के साइड पे गया था मैंने. एंड इन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स इन द यूएस आपको एक सेकंड लैंग्वेज स्पेशलाइज करनी पड़ती है सेकंड लैंग्वेज में. तो मैंने हिंदी एट ग्रेजुएट लेवल पढ़ना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम. उससे पहले मैंने कभी स्टडी भी नहीं की थी हिंदी में. एंड हिंदी पढ़ते पढ़ते एक अजब सी एक फीलिंग आती है, कुछ अजब सा महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ आधा कुछ पढ़ रहे हैं, राइट. हिंदी की हिस्ट्री अगर आप देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कोई भी हिंदी लिटरेरी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी अदबी तारीख या साहित्य की इतिहास जो आप पढ़ोगे, उर्दू मिलती नहीं उसमें. जैसे कि अगर जैसे कि अगर प्रेमचंद की आप नॉवेल्स पढ़ोगे तो सिर्फ हिंदी में पढ़ोगे, उनकी उर्दू नॉवेल्स तो पढ़ोगे नहीं, राइट, अगर आप हिंदी डिपार्टमेंट में प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़ोगे. सो एट द ग्रेजुएट लेवल एक क्यूरियोसिटी शुरू होने लगी मुझे कि हो कैसे सकता है कि आप एक जुबान जो आप इस्तेमाल करते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, आप उसे पढ़ नहीं सकते, राइट. इट्स अ वेरी एंड और एक ताज्जुब हुआ मुझे कि मैं लखनऊ में था एक बार, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रेमचंद के ऊपर. वहां पे साहित्य अकेडमी ने एक कॉन्फ्रेंस की प्रेमचंद पे. एंड हम जा रहे थे लखनऊ में रास्ते गलियां वगैरह कुछ साइट सीइंग करने के लिए. एंड आधे लोग तो हिंदी पोस्टर्स जो छपे हुए थे पढ़ सकते थे, आधे उर्दू पढ़ सकते थे. कोई भी नहीं एक शख्स था जो दोनों पढ़ सकता था. And this was a very strange thing to me, कि हम scholars भी, serious scholars of प्रेमचंद भी ये दो लिपियां एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, right. So that feeling, that वो जो महसूस हुआ था मुझे कॉलेज में, ग्रेजुएट स्कूल में, एंड प्रेमचंद आप पढ़ने शुरू करोगे तो काफी सवाल उठते जाते हैं. And for me, the biggest question was in वो जब प्रगतिवादी आंदोलन जब हुआ था, राइटर्स का प्रगतिवादी राइटर्स कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1930s में, तो प्रेमचंद की जो एड्रेस थी उसमें काफी चीजें लिखी गई थी जिसके बारे में लिटरेचर एंड आम लोग और उनके रहने के तरीके, उनके जो भी जद्दोजहद होते थे आम लोगों के, प्रेमचंद की काफी कंसर्न थी उन लोगों पर. And the central question that became the reason why the writers came together, जो सब राइटर्स को इकट्ठा करने की वो जो वजह थी वो सेंसरशिप थी. 1932-1933 में जब वो सज्जाद ज़हीर, मोहम्मद जफर खान, रशीद जहां, अहमद अली ने एक छोटी सी किताब जो छपी थी अंगारे नाम के, वो ब्रिटिश राज ने उस किताब को सेंसर कर दी थी. एंड सो ग्रेजुएट स्कूल में मैं शुरू किया ढूंढने का इस किताब का. किताब जब मिली, मैं सिर्फ उर्दू में मिली मुझे वो किताब, और उर्दू तो मैं ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ नहीं सकता था. तो आपकी क्या उम्र थी जब आपने उर्दू पढ़ना सीखी? मेरी उम्र क्या थी? 25-26. अच्छा. सो ग्रेजुएट स्कूल में मैं 4-5 साल से था. उर्दू आई मीन एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकता. अक्षर, आई डोंट नो द वर्ड फॉर अक्षर इन उर्दू, बट अलिफ बे पे कुछ भी नहीं आता था मुझे, एंड सीखना पड़ा. एंड सो धीरे धीरे से मैं पढ़ना शुरू किया. एंड देन अंगारे, द गोल वाज टू रीड द अंगारे कलेक्शन इन उर्दू. एंड 1 साल तो लगा मुझे स्टडी करने के लिए, वो किताब पूरी करने के लिए. यानी आज आप इस जगह अंगारे की वजह से हैं? जी हाँ. अजब, it's strange to think of it that way, but yeah, उर्दू का मेरा ताल्लुक अंगारे से ही हुआ. प्रेमचंद मैंने पहले पढ़ी थी लेकिन सिर्फ हिंदी में पढ़ी, बट अंगारे was the reason. अंगारे के बाद में फैज अहमद फैज की शायरी. अच्छा, प्रेमचंद के बारे में एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी दोनों में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कहानियां जो शुरू में उर्दू में लिखी गई थी
बाद में उनका लिपियांतर करके देवनागरी में छापा गया, मेरे ख्याल से एक स्कॉलरली एनालिसिस की ज़रूरत है कि वो दोनों ज़बानें, उनमें अल्फाज का ही सिर्फ फ़र्क है या और भी क्या फ़र्क है? आपने काफी इसको फर्क देखा है? है। तो मैंने सेवा सदन मसलन जो आपने ट्रांसलेट की है। जी हाँ, सेवा सदन का अनुवाद या तर्जुमा जो भी आप कहिए उसने किया था मैंने। एंड अगर आप उसको उर्दू में पढ़े, बाजार हुस्न नाम की एक नॉवल जी, है, आखिरी के 5 चैप्टर्स में कई कई फर्क है। आई मीन मसलन एक आध कंप्लीटली बताइए, डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। एक आध तो फर्क बताइए। सो आपने सेवा सदन पढ़ी होगी। जी um, मैंने। उसका सेंट्रल कैरेक्टर जो है एक अब कैसे बताइए, हर मैं नेम इज सिर्फ सुमन। नहीं, तफसील में अगर हम ना भी जाएं, मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रही हूँ, हाँ जनरल बात, कि हाँ उर्दू की ऑडियंस, उर्दू की रीडरशिप की क्या तवक्को एक अफसाने से अलग होती है और हिंदी की रीडरशिप की तवक्को अलग होती है? क्या ये वजह है कि एक ही अफसाने को, जो शुरू में उर्दू में लिखी गई थी, बाद में लिपि अंतर करके उसको हिंदी में लिखा गया, तो उसकी उसकी एंडिंग को क्यों तब्दील किया गया? क्या एक्सपेक्टेशंस रीडरशिप की अलग अलग होती हैं? प्रेमचंद को आ, इस सवाल का जवाब देने में आई मीन थोड़ा सा आई थिंक केयरफुली सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद को तो मैं कम्युनल नहीं समझता हूँ। जी, लगता भी नहीं कि उनकी कोई हेट्रेड ऑफ एनीबॉडी, लगता भी नहीं उनके दिमाग में या सोच में वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बात तो सही है कि उर्दू में जब उन्होंने वो किताब लिखी, तो हिंदू धर्म की जो बात होती है आखिरी 5 चैप्टर्स में, वो सब निकाली जाती है, निकाली नहीं आती ही नहीं, क्योंकि उर्दू में पहले लिखी गई। एंड देन गजाधर नाम का एक आदमी है जो सुमन का पति होता है उस नॉवल में, वो आता है आखिर एंड में आता है नॉवल के, एंड सुमन को सही रास्ता बता देता है। एंड सुमन जाती है एक पहले वो एक नाचने गाने वाली थी, एंड अब वो बनती है एक सीधी साधी, ब्याहता का शामिल। ऑलमोस्ट साध्वी टाइप बनती है एंड में। एंड वो एक ऑर्फनेज चलाती है, so the novel has extra कई चैप्टर्स एडेड किए गए हिंदी में, एंड पता नहीं वो किए गए क्योंकि वो वक्त में या पॉलिटिक्स के वजह से या सिचुएशन के वजह से, या हिंदी में कई बोलने के तरीके कुछ अलग रहते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए कैरेक्टर की साइकोलॉजी जो रहती है वो बदल कैसे सकती है, बदल कैसे जाती है। एंड सो अगर आप उर्दू में पढ़े एंड हिंदी में पढ़े, आपको इजीली पता चले जाएगा कि फर्क है। और एक फर्क है उसमें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि उस नॉवल के अंदर डिबेट्स होती रहती है हिंदी और उर्दू के बारे में। हिंदी और उर्दू के बारे में स्पेसिफिकली जब ब्रिटिशर्स ने वो हिंदू शास्त्रों की अनुवाद जब किए, वो कई नाम, कई शब्द बदल ही जाते रहते हैं इंग्लिश में, एंड उस पर चर्चा चलती रहती है सेवा सदन में। आई मीन आई थिंक 5-10 पेजेस के लिए वो बाजार हुस्न में मिलती ही नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक उर्दू की रीडरशिप उस टाइम में, वो उस वक्त में इस सवाल के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी प्रेमचंद के माइंड में, आई डोंट नो, बट दिस इज आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ऑल्सो I just think that प्रेमचंद का status हिंदी में और उर्दू में, he's considered the father of the modern novel in Hindi and in Urdu, right? जी, So जी, तो आप हिंदी पढ़ भी कैसे सकते हैं उर्दू के बगैर, right? उनके अगर दिमाग में, कान में, लबों पे दोनों जबानों का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सोच में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हिंदी में और उर्दू में दोनों हो रही थी, तो समझ में नहीं आता है कि सीरियस स्कॉलर्स ऑफ हिंदी वो उर्दू क्यों नहीं पढ़ते, सीरियस स्कॉलर्स ऑफ इस उर्दू वो बात हिंदी क्यों नहीं पे, पढ़ते। स्नेहल, इस बात पे हम दोबारा आएंगे क्योंकि इस पे और तफसील से बात करने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको फिर वहीं वापस ले जाना चाह रही हूँ जहां से हमने बात को शुरू किया था। आपने ये बताया कि आपने इकोनॉमिक्स में किया, उसके बाद फिर आपने एक मास्टर्स किया और आपकी इकोनॉमिक्स से हटके जबानों में तवज्जो कंपैरेटिव लिटरेचर्स में बढ़ने लगी। हाँ।
आप उस वक्त से हमें यहाँ तक लाइए कि जो ये एक सफ़र रहा है आपका, जिसमें पहले तो आपने खुद अपने आप को बड़ी मशक्क़त से उर्दू पढ़ना सिखाया, आपने अंगारे पढ़ी, आपने उसके तर्जुमे किए, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि शायद आपने एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज़ के लिए भी वो तर्जुमे किए थे, अलग-अलग अंगारे के जी हाँ, जी हाँ। छपे थे वो। एनुअल पे भी हम बात करेंगे, मेरे ज़हन में है ये बात, लेकिन मैं फिर आप तक लाना चाहती हूँ बात को कि ये जो आपका सफ़र रहा है एक पहले तालिब इल्म की तरह से जिसने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया, और अब आप उर्दू नहीं पढ़ाते, आप कंपैरेटिव लिटरेचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस साउथ एशियन लिटरेचर्स रख रहे हैं। हमें यहाँ तक लाइए, ज़रा हमें बताइए कि ये जो सफ़र है आपका, किस तरह से आप अपने करिकुलम में उर्दू और हिंदी के टेक्स्ट को लाते हैं, आप खुद जो तर्जुमे करते हैं, यहाँ तक आने का। अंगारे तो चलिए समझ में आया कि उसकी बदौलत आपने उर्दू पढ़ना सीखी, हाँ, लेकिन अब जो आपकी एक कंटिन्यूइंग दिलचस्पी है, उसके बारे में हमें बताइए। तो अमेरिका में अगर आप साउथ एशियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आप अंग्रेजी में पढ़ोगे। एंड अंग्रेजी में पढ़कर वो जो थीरी आती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से, वो जो थीरी जो डेवलप होती है उसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहते हैं। एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की ये खासियत है कि ज़्यादातर लोग जो थीरी का इस्तेमाल करते हैं वो कोई भी पाकिस्तानी या उर्दू जबान पढ़ नहीं सकते हैं, या उनका इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करते नहीं। एंड मुझे पहले से ही ये लगने लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ पे, कि हम साउथ एशिया के बारे में बात कर रहे हैं एंड आम लोगों की जबान हमें और आम लोगों की सोच, उसमें कोई जी, कुछ आता ही नहीं उनका, वास्ता राइट। जी। सो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ एंड द फर्स्ट लेसन आई टीच, मैं पहला सबक यही सिखाता हूँ लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, तालिबे इल्मों को, छात्रों को, जो भी आप कहिए। पहला सबक मैं सिखाता हूँ कि अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हो साउथ एशिया को, उसके लिटरेचर को, सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ना इज यूजलेस, राइट। वो जो पिक्चर जो आती है इंडिया की या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, उससे इज अ वेरी मिसलीडिंग पिक्चर। एंड उसका अगर आपको सीरियस इंक्वायरी करनी है, सीरियसली सोचना है कि ये लिटरेचर कैसे डेवलप हुई, इसकी लिटरेरी हिस्ट्री क्या है, लोगों किस अल्फाज से उनके जज्बातों को समझना है, वो जो इस्तेमाल करते हैं उन जज्बातों में, यू हैव टू स्टडी, उनका सीरियस स्टडी करना पड़ेगा आपको कोई साउथ एशियन लैंग्वेज में। एंड सो इंग्लिश डिपार्टमेंट में तो हम साउथ एशियन लैंग्वेज सिखा नहीं सकते, लेकिन मैं जब भी साउथ एशियन नॉवल सिखाता हूँ या पाकिस्तानी नॉवल सिखाता हूँ या कुछ भी साउथ एशिया के बारे में, आधा सिलेबस मेरा होगा ट्रांसलेशन में। सो बिकॉज आई थिंक दैट्स द मिस्टेक, यही गलती होती है साउथ एशियन थीरी जब भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कि वो उनका व्यू ऑफ साउथ एशिया, उनका साउथ एशिया के बारे में जो सोच है वो सभी एलिट्स लोगों की रहती है। आई मीन इंडिया में भी इंग्लिश का इस्तेमाल कौन कर सकता है? आई मीन एट अ सोफिस्टिकेटेड वे, सीरियस इस्तेमाल कौन कर सकता है? एंड बोलने से ही पता चल जाता है कि किसके पास क्लास है, किसके पास मार्कर है, पैसे है, किसके आइडेंटिटी पास का एजुकेशनल मार्कर। अपॉर्चुनिटीज है, वो पता ही चल जाता है जी इंग्लिश जब बोलते रहते हैं, जी राइट। सो आपने शायद पढ़ा होगा अरविंद अडिगा की एक नॉवल है व्हाइट टाइगर नाम की, एंड उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम बलराम है, उसकी इंग्लिश इज टेरेबल, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ा उसने, आधी स्कूलिंग हुई उसकी, एंड इंग्लिश हैज बिकम अंग्रेजी एक क्लास का मार्कर बन चुका है। जी हाँ। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप सिर्फ इलीट लोगों की सोच समझ पाओगे, आम लोगों की सोच, आम लोगों के तरीके, आम लोगों की दुनिया, उसका आपके सोच में कुछ असर नहीं पड़ेगा। एंड बात ये है कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बाद और एक थ्योरी आई जो क्वाइट पॉपुलर हुई अमेरिका में, नाम के सबाल्टर्न स्टडीज, जो आम लोगों की सोच पे बहुत जोर दी, सबाल्टर्न स्टडीज। बट वो स्कॉलर्स जो अमेरिका में है उस सबाल्टर्न स्टडीज को सीरियसली नहीं ले चुके, क्योंकि उनकी स्टडी, उनकी
स्कॉलरशिप आम लोगों की ज़बान तक नहीं पहुंच सकी, राइट? सो सबाल्टर्न स्टडीज का मतलब ही क्या है अगर आप सिर्फ अंग्रेजी डॉक्यूमेंट्स में काम करोगे? सो दिस इज द रीजन व्हाई फॉर मी, मेरे लिए उर्दू बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट। एंड हिंदी लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो काफी अनईजी तो राइट वर्ड नहीं है, कोई दूसरा अल्फाज मुझे सोचना पड़ेगा, बट आई थिंक अफसोस की बात है कि हम सोचते नहीं कि हिंदी की डेवलपमेंट उर्दू पर कितनी निर्भर है, कितनी डिपेंड करती है उर्दू पर, राइट? उर्दू के राइटर्स पे, उर्दू के शायरी पे, उर्दू के पोएटिक्स पे हिंदी की डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती उर्दू के बगैर। जी एंड वो जो हिस्ट्री जो लिखी जाती है, वो लिखी जाती है जैसे कि उर्दू नाम की एक चीज भी नहीं थी, राइट? जो कोई सोच भी नहीं था कि मीर तकी मीर की अहमियत किसी हिंदी राइटर पे पड़ सकती है। एंड वैसे भी तो हमारे सबसे बड़े कलाकारों जो है फिल्मों में काम करते हुए, जो सॉन्ग राइटर्स है वगैरह, वो सब उर्दू में ही लिखते हैं, राइट? द मोस्ट फेमस राइटर्स आर राइटिंग इन उर्दू। सो this was the reason for me that आप सफर की बात कर रहे थे, तो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएट स्कूल के बाद, अब तो क्या 11-12 साल हो गए, एकेडमिक काम तो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, एंड हर 2-3 साल में एक नई ट्रांसलेशन निकाल रहा हूँ। तो हिंदी में मैंने प्रेमचंद के बाद अज्ञे पे काम किया, वो शेखर एक जीवनी की ट्रांसलेशन की थी मैंने मेरे एक प्रोफेसर के साथ, वसुधा दालमियन को से आप शायद वाकिफ होंगे। जी उसके बाद भीष्म सानी की आत्मकथा की ट्रांसलेशन की, उसके बाद जोगिंदर पॉल की एक छोटी सी नॉवल एक बूंद लहू की पे काम किया। वो अभी हाल में आई है, जी हाँ, ताजा अभी तरीन किताब है आपकी वही। जी हाँ, जी हाँ। जी जी तो मैंने कोशिश की है कि जैसे भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरी तो सोच और मेरी भी समझ हिंदी और उर्दू में कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए हिंदी और उर्दू में, कुछ आई थिंक अलग सी ही कुछ आइडियाज पैदा होती है जब आप हिंदी में उर्दू में सोच सकते हो, जब आप काम करते हो हिंदी उर्दू में। एंड आपको तो पता ही चल जाता है मेरे लहजे से, मेरे बोलने के तरीके से, कि ये हिंदी और उर्दू मुझे नेचुरली नहीं आती, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है हिंदी और उर्दू में सोचने की। लेकिन ये काम आई थिंक नेसेसरी काम है, नेसेसरी यानी कि अगर हम सीरियसली इंसान को पहचानना चाहते हैं, इंसानियत को हम सीरियसली लेते हैं, तो आई थिंक वो जो दूसरा शख्स जो हमारे सामने है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी समझ, उसकी सोच, उसके सोचने के तरीके का कुछ महसूस करें। नहीं तो आई मीन जो हो रहा है इंडिया में, वो आई थिंक काफी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। वो CAB के बारे में ये सब कौमी जंगे जो हो रहे हैं हर जगह, ये सब आई थिंक इज डिजास्टरस, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ इसलिए भी है कि आप बड़ी मशक्क़त से ये काम कर रहे हैं। उर्दू आपकी मादरी ज़बान नहीं है, आपने बहुत मेहनत से उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखा और इसमें काम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा हिंदुस्तान में अहमद फराज आए हुए थे और मैं उनसे एक इंटरव्यू करने गई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, इकबाल ले लीजिए, फैज़ ले लीजिए, उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया फराज साहब ने। इनकी उर्दू मादरी ज़बानें नहीं थी, इनकी अपनी मादरी ज़बानें और थी, लेकिन उन्होंने ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि मशक्क़त से जब आप सीखते हैं तो वो रच बस दूसरी तरह से जाती है और वो मशक्क़त नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से आप जो काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर ग्रामर या तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ, ये कोई मायने नहीं रखती। जो चीज़ असल है और जो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और सुनने वालों को भी मेरे ख्याल से इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते और वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर रहे होते इस वक्त, लेकिन क्या ज़रूरत थी कि आपने उर्दू का इस्तेमाल किया। मुझे याद आता है स्नेहल की मेरी आपसे पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, एक सेमिनार हुआ था वहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आपके काम से वाकिफ थी। आपने जो तर्जुमे, जो अभी हमने बात की, अंगारे
मैं हाँ 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 टुकड़ों हाँ के जो आपने तर्जुमे किए थे और जो प्रोफेसर मेमन ने एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज में छापे थे, मेरी आपसे पहली दफा मुलाकात, मतलब गायबाना मुलाकात उन तर्जुमों के जरिए हुई। मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी बात एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज जैसे रिसाले की करें। मेमन साहब ने और उनसे पहले चौधरी नईम साहब ने ये रिसाला बहुत मेहनत से और बहुत मशक्क़त से चलाया, और बहुत से लोग थे दुनिया में भर में जिनको उनका एक ईमेल जाता था या एक मैसेज जाता था और लोग फौरन उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे। जी हाँ मेमन साहब के बाद से और उनकी जिंदगी में भी बल्कि बुरा दौर शुरू हो गया था एनुअल का। एनुअल के ख़त्म होने पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कम से कम हमें यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपके ख्याल से जो काम एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज़ ने किया था, एक ब्रिज बनाना, स्कॉलरली काम जो उर्दू से मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी में हो रहा है, उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज़ ने मुहैया कराया था, क्या और चीज़ें हैं जो इस तरह से की जा सकती हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ हो रही है अमेरिका में या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जिससे हम लोग वाकिफ ना हों? आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन इस किस्म के प्लेटफॉर्म के लिए हो तो वो भी बताइए। तो मेरे ख्याल में हम मेमन साहब की जो विजन थी, जो उनकी सोच थी इस जर्नल के बारे में, was wonderful। बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बनाए कि अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्टैंडर्ड्स जो है हम उर्दू की रिसर्च में इस्तेमाल करें। एंड अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल्स जो आती है इंडिया में से, उनकी क्वालिटी कहीं ऊपर नीचे दिखाई देती है। एंड जो एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज की ये खासियत थी कि उनकी स्टैंडर्ड्स काफी हाई थी, उनकी रिसर्च और स्टैंडर्ड्स काफी हाई थी, उनके कंसिस्टेंटली एडिटोरियल वेरी हाई स्टैंडर्ड्स थी उनकी। एंड तो वो क्वालिटी जो निकली उनकी, एंड इसी वजह से मुझे ख्याल आता है कि इसी वजह से लोग उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वो क्वालिटी काम हो रहा था उर्दू में। एंड रिसर्च जो हो रहा था, सीरियस रिसर्च हो रहा था, सीरियस स्कॉलरशिप हो रही थी। वो एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज जब बंद हुई, एक नई जर्नल निकली है अमेरिका से, एंड अब पब्लिश हो रही है, जो सैयद अकबर हैदर, जो मेरे कॉलीग है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, वो एडिटर बन गए जर्नल ऑफ उर्दू स्टडीज के। सो वही काम कई शख्स भी सेम है जो एनुअल उर्दू स्टडीज में काम कर रहे थे, अब जर्नल ऑफ उर्दू स्टडीज में काम कर रहे हैं। वही स्टैंडर्ड्स, वही ट्रेडिशन, वही रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए एक नया व्हीकल बन गया है, न्यू प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं, नए स्कॉलर्स को मिलने का, नई बातें होने की, नई रिसर्च इंक्वायरीज आने के लिए। सो जर्नल उर्दू स्टडीज एक ऐसी जगह है। और एक जर्नल है जो अमेरिका में छपती है, जो शायद आप वाकिफ हो गए, नहीं पता नहीं, लेकिन एशियन स्टडीज नाम की एक जर्नल है, जिसमें कई कबार उर्दू के ऊपर कई बहुत ही अच्छे रिसाले निकलते हैं। सो ये दो जगह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एनुअल उर्दू स्टडीज के फैंस थे या पढ़ते थे, वही रिसर्च, वही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कई कई नए स्कॉलर्स हैं। आपने तो आपके इंट्रोडक्शन में आपने समझाया था कि यहाँ पे नई कोई फसलें तैयार हो रही हैं उर्दू पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड कई कई नए प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं अमेरिका से, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। शॉन प्यू नाम के एक प्रोफेसर है जो नून मीम राशिद पे काम कर रहा है, जिसकी फारसी और उर्दू की स्टडीज बहुत ही जबरदस्त है। कई कई लोग हैं ऐसे जो क्या नाम था उनका, अभी अभी रिटायर हुए, नाम आ जाएगा मुझे। एक वेरी फेमस प्रोफेसर थी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फ्रांसिस प्रिचेट। जी हाँ बिल्कुल। उसके सब स्टूडेंट्स, वेबसाइट है डेजर्ट फुल ऑफ रोजेस, बहुत ही लोगों के वो लिए उमरा जान की जो वेबसाइट है उनकी, जो हर मैन्यूस्क्रिप्ट को, हर
लफ्ज को जितना काम किया था उन्होंने उस पर, जी जी it's very जी impressive जी काम, जी right? But उसके स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं अमेरिका जी में, हाँ जी हाँ जी हिंदी हाँ और उर्दू जी हाँ, डिपार्टमेंट्स में, राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं यहाँ पे नए रिसर्च करने के लिए। यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज भी काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो हिंदी एंड उर्दू कलेक्शंस बढ़ाते रहते हैं, एंड तो ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहती है हमारे लिए। जोगिंदर पॉल की किताब एक बूंद लहू की आपको इंडिया में बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, लेकिन वो 5-6 लाइब्रेरीज में है यहाँ पे अमेरिका में। इसी वजह से मैं उस पे काम कर सका। जी सुकृता पॉल, जोगिंदर पॉल की एक बेटी, वो तो बड़े शी वाज वेरी सरप्राइज कि कोई किसी ने अमेरिका में ये किताब पढ़ने लगे, ये किताब अमेरिका में, उस पे काम भी करने लगे, सो आई थिंक दैट देयर आर द अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं यहाँ पे, अलग किस्म की अपॉर्चुनिटीज है, अलग किस्म के तरीके हैं उस पे रिसर्च करने के। एंड बात ये भी है, आई थिंक दैट एंड वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलेगी आपको उर्दू में, काफी काफी हाई रहती है इंडिया और पाकिस्तान में। It's a very deep study of Urdu, right? But a very tradition based study of Urdu जो मिलेगी आपको, वो गुरु चेला बोलो या कोई घराना समझो, but there's a very specific process by which you learn Urdu tradition in India and Pakistan. वो आपको नहीं मिलेगी अमेरिका में। And उसका ये the consequence of that, उसका ये नतीजा एक होता है कि मेरे पास जो हिंदी और उर्दू की ट्रेडिशन जो है वो थोड़ी सी खिचड़ी जैसी रहती है। आधी पढ़ी है मैंने, आधी नहीं पढ़ी है मैंने, आधे राइटर से वाकिफ हूँ, आधे से नहीं वाकिफ हूँ, लेकिन उस वजह से जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं इन राइटर्स के, वो भी मेरे पास नहीं है। तो ओरिजिनलिटी भी आ सकती है उस वजह से, क्रिटिसिज्म भी निकल सकता है उस वजह से। तो आई थिंक जितना भी लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं हिंदी और उर्दू पे, उनके रिसर्च और जो रिसर्च हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में हिंदी उर्दू के ऊपर, आई थिंक जितना मिलना जुलना होगा, विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी। आइडियाज उससे आती है, आइडियाज जर्मिनेट होती है। अगर मैं ये एंड दिस इज आल्सो वन लास्ट थिंग अबाउट मेरी ये सफर जो हुई है अगले 12 साल की। अगर मैंने ये तर्जुमे करना शुरू नहीं किया था, तो आई थिंक मेरा ताल्लुक, मेरा कनेक्शन जो है अब इंडिया और पाकिस्तान से, वो हो ही नहीं सकता था। एक फैमिली कनेक्शन तो रहता ही रहता है, क्योंकि फैमिली रहती है, फैमिली से तो मिलना जुलना बातचीत तो होती रहती है, लेकिन वो जो स्कॉलरली कनेक्शन है, रीडरली कनेक्शन है, जो कनेक्शन हो रहा है स्पेशली यंग पीपल 20s 30s में जो है इंडिया और पाकिस्तान में, जो उर्दू और हिंदी दोनों पढ़ नहीं सकते, लेकिन अंग्रेजी में वो तर्जुमा या अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि उर्दू, इंग्लिश इज इजियर फॉर देम देन उर्दू इज और हिंदी इज, राइट? उनसे ताल्लुक बन रहा है। दैट्स आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, क्योंकि एक जनरेशन अब आ रही है जो हिंदी बोल सकती है, उर्दू समझ सकती है, लेकिन वो हिंदी और उर्दू पढ़ना नहीं चाहते। तो वो ट्रेडिशन हम वापस ला कैसे सकते हैं, वो पढ़ने का, लिखने का, अंजुमन में शायरी सुनने का, ये जब सब जो होते रहते हैं, कल्चर जो था उसका, वो हम हाउ कैन वी कंटिन्यू इट, उसका ट्रेडिशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आई थिंक दैट देयर आर अलग अलग तरीके we will have to develop, नई चीजें हमें इस्तेमाल करना होगा। आपने शुरू में बात की थी हिंदी और उर्दू की जो क़ुर्बत है, और वो आपको अफसोस हुआ ये जान के कि वो डिपार्टमेंट्स लेवल पे अलग अलग हो जाते हैं, स्ट्रीम्स बन जाती हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका और यूरोप में हैं, वहाँ फिर भी ये फासले कम हैं। हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एक खेमे से बन जाते हैं,
जबकि ज़रूरी नहीं ऐसा हो। एक ज़माना था 60s तक, जैसे अलीगढ़ का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हिंदी डिपार्टमेंट था और जो उर्दू डिपार्टमेंट था, उसमें ख़ासी हद तक क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन होता था। अगर नए जामिया में भी हिंदी डिपार्टमेंट है ना, जी, जामिया जामिया में भी है। हाँ, तो जैसे अलीगढ़ में मसलन केपी सिंह थे, जो कि एक हाँ, ब्रिज का काम करते थे हिंदी और उर्दू डिपार्टमेंट्स में। और अफ़सोस की बात है कि वो फ़ासले पाटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं एकेडमिक लेवल पे। तो थोड़ी-सी बात फिर से करते हैं, जो शुरू में आपने जिस तरफ इशारा किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि ये जो 2 अदब हैं हिंदी और उर्दू के, जो विरसे में चीज़ें मिली हैं वो साँझी हैं। बहुत से जॉन्स ही ले लीजिए, बारहमासा ले लीजिए, वो हिंदी में भी है, वो उर्दू में भी है, या पद्मावत ले लीजिए, क्या आप उसको सिर्फ़ हिंदी का टेक्स्ट मानेंगे या आप सिर्फ़ उर्दू के डिपार्टमेंट्स में उसको पढ़ाएँगे? ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ आपको एक मिली-जुली बहुत से स्ट्रैंड्स नज़र आएँगे जो साथ में गुथे हुए हैं। तो मैंने कहीं सुना था कि यूरोप में एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो कोर्स होगा, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों साथ-साथ पढ़ाई जाएगी। मुझे लगा कि ये एक बहुत उम्दा एक्सपेरिमेंट है कि क्यों ना ये कोशिश की जाए। और क्या आपके इल्म में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ जो लोग हिंदी और उर्दू ले रहे हैं, वो दोनों ही ज़बानें साथ-साथ सीखें? ज़्यादातर अमेरिका में हिंदी उर्दू दोनों साथ-साथ सिखाई जाती है एंड वजह 2 है। एक वजह तो सियासी वजह है हुँ। अ, कि अमेरिका में हमें अ, रेसिज़्म हिंदी में तो रंग द्वेष बोलते हैं, उर्दू में मुझे लफ्ज़ रेसिज़्म भी पता समझ नहीं। जाएँगे, जी, जी। रंग द्वेष जो होती है, हुँ, वो 1960s 1970s की बात है अमेरिका में जब सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स उनके हक मांग रहे थे। उसी ज़माने में हिंदी और उर्दू डिपार्टमेंट्स शुरू हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक सियासी वजह था कि हम इस आपने कुर्बत और फासला का मेटाफोर यूज़ किया तो वही इस्तेमाल करेंगे। वो जो कुर्बत जो होनी चाहिए लोगों के बीच में, हमें जितना भी हम कर सकते थे, उस कुर्बत को बढ़ाने के लिए हुँ, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। अ, फासले कम होने चाहिए। जी, दूसरी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स जो हिंदी और उर्दू सीखना चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ में, उनके नंबर्स कम थे। तो नंबर्स बढ़ाने के लिए एंड कोर्सेज होने के लिए उन दोनों कम्युनिटीज को एक करने के लिए राइट सो अगर आप सोचे कि 10 स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ेंगे 10 स्टूडेंट्स उर्दू पढ़ेंगे उनको एक क्लास में जमा करके एक क्लास में इकट्ठे करके एक क्लास बन सकती है 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास बन सकती है हिंदी उर्दू दोनों सिखाने के लिए हुँ, एंड तो इकोनॉमिक रीजंस थी यूनिवर्सिटीज के एंड पॉलिटिकल रीजंस थी यूनिवर्सिटीज के कि हिंदी और उर्दू दोनों एक साथ सिखाई जाती है वो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज रहती है राइट फर्स्ट ईयर हिंदी उर्दू सेकंड ईयर हिंदी उर्दू एक साथ सिखाई जाएगी और उनमें क्या एंड टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं? टेक्स्ट क्या पढ़ाए जाते हैं वो तो मैंने तो ली नहीं देखो इन हुँ, क्लासेस को तो मैं बता नहीं सकता मैं चलिए खैर पढ़ाता भी कोई नहीं बात इन नहीं। क्लासेस आई वाज़ को जस्ट क्यूरियस। नो आई एम श्योर क्या मिडिल स्कूल की किताबें होगी दोनों हिंदी और उर्दू में and उर्दू की किताबें हिंदी में ट्रांसलिटरेट की गई होगी हुँ, सेम थिंग हिंदी की किताबों को ऐसे ऐसा कुछ तो भी तो होगा ही हुँ, हुँ, uh, उर्दू अलग अलग हुँ, सिखाई जाती है तो एडवांस लेवल में आप सिर्फ उर्दू पढ़ेंगे उर्दू की क्लासेस होगी एंड एडवांस लेवल्स में हिंदी की क्लासेस होगी लेकिन शुरुआत में दोनों हुँ, लिपियां सिखाई जाती है एंड आई थिंक द बेनिफिट of learning both scripts कि आप दोनों लिपियां पढ़ सकते हैं इसका आई थिंक एट लीस्ट पहले से वो जज्बा जो रहता है कि यू नो वो वो जब हमारी संस्कृति एक ही थी वो जज्बा हम तो उससे तो वापस ला भी दोनों सकते हैं आई थिंक दैट इसी वजह से 2 अदब सेहतमंद होंगे, नुकसान किसी एक अदब को नहीं होगा। मेरे ख़्याल से ये ना आप कह रहे हैं, ना बाकी लोग, किसी का ये मानना नहीं है कि इससे
किसी एक जबान दूसरी जबान की जी तो हाँ, ही जबान और सेहतमंद होंगी इससे। मुझे कभी लगा नहीं कि एक जुबान पढ़ने से या एक जुबान समझने से या एक जुबान सीखने से किसी दूसरी जुबान को बिल्कुल नुकसान उससे होता कुछ है। या प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, राइट? एंड ये तो बात ही है ही कि हिंदी जब अब राष्ट्रीय भाषा का स्थान लेना चाहती है, जब राष्ट्रीय भाषा बननी चाहती है, तो वो तो नुकसान ही पहुंचने वाली है लोगों को, राइट? क्योंकि एक जबान छोड़ के हिंदी सीखनी पड़ेगी, एक जी जबान हाँ, छोड़ के जब हिंदी पे जबानों की जोर दिया जाएगा। जी एंड I think this is a very bad idea. There's no reason for it. India, I think I will just say this one sentence in English and then we can switch back to Urdu. But India is twice the population of Europe with the same area, right? Same landmass, but twice the population, 3 times the population of Europe. Has so many languages. कितनी जुबानें आती है इंडिया में? And India, I think, एक unique country है जिसमें आप कोई आदमी से बात कर रहे हो तो वो 2 3 4 5 जबानें इस्तेमाल कर सकता है, इजिली, क्योंकि करनी पड़ती है डेली लाइफ में, करनी पड़ती है बाजार में या अपने अपने बस्ती में, ये जुबानें आती ही रहती है। सो इवन मेरे अम्मी अब्बा, मम्मी डैडी कहता हूँ मैं, उर्दू तो नहीं आती है, हिंदी आती है, मरवाड़ी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, एंड ये तो बचपन से ही आती है उन्हें, राइट? एंड उनको तो इंग्लिश सीखनी पड़ी। सो मेरी तालीम तो उल्टी तरीके से हुई। मेरी इंग्लिश इजीली आती है, हिंदी, उर्दू, मरवाड़ी, मराठी, गुजराती सब डिलिबरेटली सीखनी पड़ी मुझे। अच्छा, कुछ सवाल भी जो मैसेजेस आ रहे हैं स्नेहल, वो भी पढ़ के सुना रही हूँ। इशरत आफरीन कह रही हैं कि यूटी ऑस्टिन में हिंदी और उर्दू का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने भी पढ़ा है। और नाजिया ए कह रही हैं कि रूपर्ट स्नेल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे शुरू में, कि अंडरग्रेड लेवल पे ही, मतलब 12वां करके स्कूल करके जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट कोई आ रहा है, उस स्टेज पे ही उनका कहना है कि रूपर्ट स्नेल ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ही आल्सो रोट अ बुक बेस्ड ऑन टीचिंग हिंदी एंड उर्दू इन वन क्लासरूम, हिंदी उर्दू अ कॉमन रीडर, और उसमें हिंदी और उर्दू के टेक्स्ट भी थे और उन्हीं से मुताल्लिक एक्सरसाइजेज वगैरह भी थी। कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं। वसी बख्तियारी साहब, जो कि हमारे एक बहुत ही हमारे सब प्रोग्राम्स को देखते हैं, और बख्तियारी साहब, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 2 मरतबा भी देख चुकी हूँ कि न सिर्फ आप बहुत गौर से प्रोग्राम्स देखते हैं, बल्कि बहुत संजीदा कमेंट्स भी करते हैं। तो आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया। सैयद आसिम रऊफ साहब भी कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली अननोन एरर्स, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। साजिद साहब जरा देखिए। सैयद आसिम रऊफ साहब का कहना है कि कोई गलत किस्म के कैप्शंस आ रहे हैं, इससे इनकी क्या मुराद है, मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, मनीष सोलंकी साहब भी कह रहे हैं कि उमराव जान को उनके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में सिलेबस का हिस्सा लिया गया है। इसी तरह से मैं और पढ़ती जाऊंगी कमेंट्स, लेकिन थोड़ी सी बात स्क्रिप्ट के हवाले से करती हूँ। अब तक एक ये रिवायत सी बन गई है, ये तीसरा सेशन है सीरीज का, और आपसे पहले इफ्तिखार आरिफ साहब से और जावेद अख्तर से जब बात हुई थी, तो अब मुझे डर ये है कि हर हर अंजुमन टॉकीज के एपिसोड में शायद ये बात उठाई जाएगी, क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तान में ये है एक बहुत चुभती हुई बात कि स्क्रिप्ट का जो मसला है। बहुत से लोगों का मानना है कि देखिए, हमें उर्दू में तो दिलचस्पी है, लेकिन उर्दू की स्क्रिप्ट अब हम कैसे सीखें, तो वो एक प्लान बी उनके जहन में तैयार है, यानी कि देवनागरी में पढ़ लेते हैं, चलिए, नहीं तो रोमन में लिख लेते हैं, और शेर वेर एक आध सही गलत एक दूसरे को लोग व्हाट्सएप पे और इधर उधर देते भी रहते हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो ये स्क्रिप्ट से परहेज है, ये किस हद तक सही है। क्या हम
स्क्रिप्ट के बगैर ज़बान को ज़िंदा रख सकते हैं? आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि आपने ख्वाहिश जाहिर की कि अंगारे को आप उर्दू में पढ़ना चाहते थे, इस बहाने आपने उर्दू सीखी और आज आप इस जगह पे हैं जहां आप तर्जुमे करते हैं। लेकिन जो और लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो स्क्रिप्ट से आज भी परहेज करते हैं और उनके जहन में कोई ना कोई ऐसी स्कीम या प्लान की तलाश रहती है जिससे उर्दू अदब, जिसमें उनको दिलचस्पी है, कोई दो राय नहीं है, वो उनके लिए मुहैया करा दिया जाए किसी और तरीके से? मैं उनसे कहूंगा कि स्क्रिप्ट या लिपि सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ोगे स्कूल में तो आपको नहीं लगेगा कि कैलकुलस कोई दूसरी एक जबान है, राइट? लेकिन आप सीख लेते हैं क्योंकि सीखने का एक तरीका होता है, सीखने की कोई वजह होती है, सीखने की इंटरेस्ट होती है आपको। उर्दू में ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो सियासी मामले में, पॉलिटिकल मामले में, कौमी मामले में वो लगता है हमें कि एक इनसरमाउंटेबल टास्क है कि हम सीख नहीं पाते हैं। लिपि सीखने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही लगते हैं, जस्ट सीखने में लिपि, राइट? वो अक्षर सीखने में, पढ़ने में टाइम लगता नहीं काफी। एंड अगर आप जोर दे सकते हैं तो आपको इजिली आ भी जाएगा क्योंकि आपको ग्रामर तो आती है, राइट? हिंदी और उर्दू में ग्रामर का कोई ज्यादा फर्क तो है ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि ये सब बातें जो हुई है हम 100 साल से कर रहे हैं, गांधी के टाइम से कर रहे हैं। गांधी का एक आइडिया था कि हम हिंदी और उर्दू नाम के छोड़ के हम हिंदुस्तानी सब बोलेंगे, राइट? और उनकी आइडिया थी कि हम हिंदी में लिखे, देवनागरी में लिखेंगे, नास्तिक में लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे, कोई भी कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, लेकिन जबान एक ही होगी हमारी। एंड आइडिया होगा कि हम सब मिलके जुल के सब इजिली हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम दूसरे की बातें, सोच, आइडियाज हमें समझ में आ जाएगी। मैं आपको अगर इंटरप्ट कर सकूं स्नेहल, एक दफा आपने गांधी जी का जिक्र किया, ये आइडिया जब वो मेरे ख्याल से टैगोर से ये डिस्कशन हुआ, तो टैगोर का ये कहना था कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये लगभग वैसा ही होगा जैसे जिस्म से रूह को जुदा कर देना। यानी स्क्रिप्ट का जबान के साथ जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो वही है जो जिस्म का रूह से है। तो ये किस हद तक प्रैक्टिकल आइडिया है कि हम हिंदुस्तानी नाम कुछ भी दे दीजिए, आप उसे उर्दू कहिए, आप उसे हिंदुस्तानी कहिए, आप जो चाहें कहिए, रेख्ती कहिए, जो आपका दिल चाहे कहिए, लेकिन जो स्क्रिप्ट का मसला है वो तो फिर भी रहेगा। सॉरी स्नेहल जी। हाँ, नो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मसला नहीं समझ पाया मैंने। अगर हम स्क्रिप्ट को 1 हफ्ते में सिखा सकते हैं, हाँ, मैंने 1 हफ्ते में सीखा, तो मसला है क्या एक्चुअली? आई ये डोंट भी थिंक आपको, मसला है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम पढ़ना चाहते नहीं है। वो हमारे जहन क्योंकि का मसला है। आई आप थिंक ये सो, कहें, आई थिंक लाइक जहन से भी ज्यादा आई थिंक हमारी पॉलिटिक्स का मसला है। जो भी आप समझे, राइट? मजहब का तो मसला है नहीं है इसमें। कुरान तो पढ़ी जाती है हिंदी देवनागरी कैरेक्टर्स में, सब जगह पढ़ी जा सकती है कुरान पाक। कई कई शास्त्रों भी है जो उर्दू में लिखे हुए हैं, जो उर्दू में बहुत उम्दा हाँ, रामायण के तो तो तर्जुमे हैं, तो क्या तो है, तो मजहब मजहब नहीं। मजहब की बात नहीं है, कोई दूसरी वजह है जो हमें रोकती है, जो हमें जो एक सोच होती है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना चाहते नहीं। एंड आई थिंक दिस इज, क्या बोलते हैं, बड़ी नॉट जस्ट अफसोस से भी ज्यादा जो होगा बात है ये कि अगर आप ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में जाओगे तो आपको सब पोस्टर्स जो मिलेंगे, सब साइंस जो मिलेंगे वो उर्दू में मिलेंगे। एंड आपको एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है इसमें। आप अगर लखनऊ में जाएंगे तो सब जगह मिलेगी आपको उर्दू। तो एक एक दिमाग में ये जो आई थिंक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में जो भी कुछ हो रहा है, हमें उससे थोड़े से इंटरेस्ट से सोचना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए उसमें। आई थिंक दिस वुड बी very good for everybody to try to think this way, to try to take each other seriously. Literature पढ़ने से I think एक चीज होती है जो कोई दूसरे disciplines नहीं होती है।
क्योंकि नॉवल पढ़ने से आपको एक दूसरे शख्स की सोच, उनके चॉइसेस, उनके इमोशंस, जज्बात जो होते हैं उनको समझना पड़ता है। अपने आप से बाहर होकर कोई दूसरी को सीरियसली लेना पड़ता है। एंड जबान सीखने में भी यही होता है कि हम जो भी हमारे ईगो जो होता है, हमारे सेल्फ सेंटर्डनेस जो होता है, हमारे अहंकार, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर अहंकार, प्राइड जो होती है हमारी, वो सब छोड़ना पड़ता है। कोई दूसरे को सेंटर बना के हमें माइनॉरिटी बननी पड़ती है, हमें दूसरा बनना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट्स द क्या बोलते हैं, एक जो स्पेशल क्वालिटी होती है लिटरेचर में, वो आपको मौका नहीं मिलता है ऑर्डिनरली में ऐसे सोचने का, ऐसे 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 जज्बातों को सीरियसली लेने का वो मौका मिलता नहीं है। तो दूसरी एक जबान पढ़ने से, दूसरी एक जबान सीखने से आई थिंक हमारी इंसानियत बढ़ती है। एंड बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा बात कही कि आपकी इंसानियत बढ़ती है, आपके जहन मेरे ख्याल से की खिड़कियां खुलती हैं, आप दूसरे की एम्पैथी जो लफ्ज है, यानी कि आप दूसरे की तरह से सोचना सीखते हैं। ये सब चीजें अदब आपको सिखाता है। एक कमेंट पढ़ रही हूँ, जो सवाल है आपके लिए है स्नेहल। स्वर्णिम खरे पूछ रहे हैं, आपके ख्याल में अज्ञे की नॉवल शेखर एक जीवनी में हिंदी उर्दू के ताल्लुकात हम कैसे समझ सकते हैं? ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आगे की पॉलिटिक्स और आगे की सोच ज़बान के बारे में बदलती रहती है। 1940s में वो नावल जब उन्होंने लिखी थी, वो कैद खाने में कैदी थे, फांसी की सजा मिली थी उनको, और आई मीन स्टोरी जो बोलते रहते हैं इस नावल के बारे में कि उन्होंने काफी मुश्किल से वो पेजेस स्मगल किए थे वो कैद खाने के बाहर। उस नावल में आपको उर्दू के अल्फाज मिलेंगे। आगे तो स्ट्रिक्ट हिंदी वादी तो नहीं थे उस टाइम में, वो लिखते थे जैसे उनकी जुबान आती थी, उनकी जैसे भी लफ्ज आते थे उनके जहन में। उस नावल में वो बंगाली का भी इस्तेमाल किए उन्होंने, संस्कृत का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, पंजाबी का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। तो वो काफी मैंने जब इंट्रोडक्शन लिखी थी, मैंने लिखा था उस नावल के बारे में कि शायद ये हिंदी में फर्स्ट पॉलीग्लॉट नावल होगी, जो एक नावल में जिसे काफी काफी जुबानें इस्तेमाल की गई है, क्योंकि उनकी सोच तो काफी बड़ी थी एंड वेरी सीरियस थिंकर आगे साहब थे। बट 40s के बाद जब उनके पॉलिटिक्स थोड़े से कंजर्वेटिव होने लगे, वो उनकी हिंदी काफी संस्कृताइज हो गई, काफी संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करने लगे उन्होंने। उर्दू तो निकली गई उनकी कविताओं में से। तो आप देखते हैं जो आप अगर 1940s में शुरू करते हैं उनकी नॉवेल्स के, उनकी कहानी से, एंड जाते उनकी कविताओं में, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि एज उनकी पॉलिटिकल सोच कंजर्वेटिव होने लगी, क्योंकि 1940s में तो वो ट्रॉट्स्कीइस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे, 1960s 1970s में तो वो पॉलिटिक्स तो सारे ही छोड़ दिए थे उन्होंने। बट उनकी कविता के बारे में जो सोच थी वो काफी क्लासिकल बन गए, काफी संस्कृताइज्ड बन गए, एंड ही बिकेम very seriously interested in classical status for Hindi. जो बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया, जहां शुरू हुई थी बात नई कविता की, अज्ञे की सोच नई कविता में थी, वो बात तक आते आते कितनी बदल गई कि यानी नई कविता में तो ये सोचा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो कविता लिखने का प्रोसेस है, यानी शायरी का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में एक सफर है, एक जर्नी है, और वो कहीं पे आपको ले जा सकती है, और वो अपने आप में उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और कहाँ से वो वहां शुरू होते होते जो एक विजन उनका चेंज होता है। आगे हमारे लिए उर्दू शायरी के लिए भी मेरे ख्याल से उनकी एक अहमियत है। जो शहरयार की जनरेशन की शायरी है, इन्होंने नई कविता से बहुत कुछ लिया है। आपने नई कविता उसकी अहमियत तो
का तो हम जितना कहे उतना कम ही होगा, क्योंकि वो जो आइडिया थी उनकी टू, I don't know the word for lyric poetry in Hindi or in Urdu, but lyric poetry जो है, जो अपने जहन को, अपने consciousness को serious लेती है and बोलती है कि उसको समझना ही काफी होता है, right? उसको अपने आप की आवाज सुन के उसको पूरी तरीके से समझने के, that process was very important. That was a big departure in the 50s and 60s from उससे पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो पॉलिटिकल पोएट्री होती थी, या प्रगतिवादी कविताएं जो होती थी उसमें तो यू वुड सी स्लोगन्स आते थे, उसमें प्रोपेगेंडा भी आ सकती थी उसमें, लेकिन पॉलिटिक्स वाज प्राइमरी, पॉलिटिक्स आता ही रहता था उन कविताओं में। एंड नई कविता एक दूसरे ढंग, दूसरे स्टाइल की कविताएं बनी, एंड उनमें लैंग्वेज सीरियसली, उनकी सोच लैंग्वेज पे सीरियसली बनी, बट वो जो इंटरनल कॉन्शियसनेस, वो माइंड की जो है वो इनोवेशन तो बढ़िया थी, लेकिन एक चीज, बट ऑनेस्टली अगर हम सोचे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नतीजा एक बड़ा था कि वो जो प्रगतिवादी कविताओं की कनेक्शन थी आम लोगों से, राइट, प्रजा से जो कनेक्शन थी वो टूट गई। तो नई कविता became individual, it became very seriously about the individual, शख्सियत के बारे में, right, the individual personality के बारे में बन गई। वो जो कनेक्शन जो था कवि और प्रजा के बीच में, शायर और आम लोग के बीच में, वो जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से टूट ही गया। एंड तो एम्फेसिस बन गए सोच में, लैंग्वेज में, पोएटिक स्टाइल में बन गए, एंड वो इनोवेशंस तो काफी, उससे हम काफी सीख सकते हैं, काफी समझ सकते हैं उससे। लेकिन वो जो आई थिंक जो जैसे हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें एक्चुअली लगता है कि प्रेमचंद ने किसानों की जहन को समझने की कोशिश की है जी। नई कविता में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो नई कविता का इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, वो शहरी फिनोमेना है। हाँ, तो दो चीजें हो रही है एक साथ। प्रेम आगे की अगर हम राइटरली आउटपुट जितना भी उन्होंने लिखा है उनकी उनकी लाइफ टाइम में, उसका शुरुआत जो हुआ था एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हुआ था। वो भगत सिंह के कॉमरेड थे, यशपाल के कॉमरेड थे, तो उन्होंने काफी चीजें की थी पॉलिटिकल में, मार्क्सवादी थे वो टाइम में, बट उनकी सोच पोएट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जब बदलती गई, उर्दू और हिंदी का फर्क जो बनने लगा, उनकी आप उनकी अगर कविताओं पढ़ेंगे तो वो महसूस होगा आपको आगे में। एंड मैं आगे के खिलाफ में तो बोलना नहीं चाहूंगा। आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंडिंग आगे की इम्पोर्टेंस या अहमियत का समझने के लिए। आई डोंट थिंक कि हमें ये क्रिटिसिज्म लेनी चाहिए आगे के बारे में, लेकिन हमें दिखाई देता है आगे की राइटिंग्स में कि ये फासला जो बढ़ गया है उर्दू और हिंदी में, उसका नतीजा जो होता है अदब में, कि हम, एंड आई होप आपके सुनने वालों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी एक टाइम था 1950s 1960 में जब उर्दू अदब, हिंदी साहित्य आर्टिफिशियल सुनने लगती है, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द जब इस्तेमाल करने लगती है, फारसी के उर्दू के एक लफ्ज निकाल कर वो संस्कृत का एक शब्द लेगी, तो आर्टिफिशियल सुनने लगती है। एंड उसको काफी टाइम लगता है कि समाचार पत्रिका बोलने के लिए, आई थिंक मेरी भी जुबान थोड़ी सी उल्टी नीची होती है। अखबार तो इजिली आता है सबको, अखबार तो हम सब बोलते हैं, लेकिन समाचार पत्रिका ये क्या चीज होती है, राइट? सो to introduce Sanskrit into Hindi was a process. It takes time. And Age's importance in the 50s and 60s, उन्होंने जो कविताएं लिखी, उन्होंने जो रिसाले लिखे 50s और 60s में, that's the importance of them, कि वो संस्कृताइज हिंदी का उपयोग कर रहे थे, वो संस्कृताइज हिंदी का, he became क्या बोलते the poster child, English में बोलेंगे, he became the celebrity for Sanskritized Hindi, and that's, I think,
that's why Agay is so important. Agay ke to understand Agay, to Agay के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनकी सारी कविताएं, नॉवेल्स और रिसाले पढ़ने के लिए, लेकिन he's very important in the story about how Hindi and Urdu become different languages and become different literatures. जी, आपकी जो बातें हैं, मैं दोनों तरफ कमेंट्स देख रही हूँ, एक तो इस जूम चैट पे भी आ रहे हैं और फेसबुक पे भी मैं लोगों के पढ़ती जा रही हूँ। तस्नीम मुनीर कह रही हैं कि आपको मुबारकबाद दे रही हैं, और साथ ही साथ आपकी कही हुई बात से वो भी ये कह रही हैं कि मजहब को जबान से जोड़ना जो है वो गलत है। एक सवाल नाजिया का है आपके लिए। वो ये कह रही हैं कि मैं आप दोनों से सहमत हूँ कि स्क्रिप्ट सीखना ज़रूरी है, लेकिन स्नेहल से ये कहना चाहूँगी कि ज़ुबानें अब इंडिया में वाकई कम्युनलाइज हो चुकी हैं। देखिए, कम्युनलिज्म तो मतलब सवाल तो स्नेहल से है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगी कि कम्युनलिज्म तो फैक्ट ऑफ लाइफ हो गया है हमारे सबके लिए। आपके लिए अमेरिका में रेसिज्म जैसे एक फैक्ट है, वैसे ही हमारे लिए हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ज़बानों का कम्युनलिज्म जो है उस पे हम अब भी आवाज़ उठा सकते हैं, और लिखने वालों की तरह से जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नाजिया का ही सवाल आगे पढ़ रही हूँ। I think the disappearance of the script is linked to the identification of Urdu exclusively with Muslims, which is unhistorical and factually incorrect. I also connect the disappearance of Urdu script with the systematic erasure of Islamicate sounds phonetics. I'm not sure what she means by that. No, वो जो कई अक्षर जो होते हैं उर्दू में, हैन, खा, अच्छा, राइट, वो बिंदु के साथ वो जो देवनागरी में वो नुक्ता जो आएगा उसके पीछे, राइट, वो ज ज की फर्क होती है वगैरह। The otherness and minoritization of Muslims extends to Urdu, which is conflated entirely and completely erroneously with Muslims. जी हाँ, ये बात जितनी भी कही जाए, ये कभी भी मतलब इसको दोहराने की बार बार जरूरत है कि उर्दू का मुसलमानों से कोई लिंक नहीं है, और स्नेहल सिंघवी से हम बात कर रहे हैं, इससे बेहतर इसका सबूत कोई नहीं हो सकता है कि इसी वजह से तो मैंने मेरी दिलचस्पी बढ़ी जोगिंदर पॉल की नॉवेल्स पढ़ने में, उनकी सोच को समझने में, क्योंकि जोगिंदर पॉल तो मुस्लिम था ही नहीं। जोगिंदर पॉल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में सिखाते थे, इंग्लिश सिखाते थे, अंग्रेजी सिखाते थे, और लेकिन जब भी वो लिखना चाहते थे वो उर्दू में लिखते थे, क्योंकि उर्दू आती थी उनको नेचुरली। दैट वाज द उनकी तालीम हुई थी उर्दू में, उनकी आई डोंट नो अगर उनकी मदर टंग मातृभाषा थी उर्दू, पता नहीं मुझे, लेकिन उर्दू आती थी नेचुरली में। उनकी सोच उर्दू में, आई थिंक इंग्लिश से भी ज्यादा उनकी सोच उर्दू में आपको साफ दिखाई देती है। बट उनका एक जमाना था, 1960s 1970s की बात कर रहा हूँ मैं, जब उर्दू लिखना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, जब लोग इजीली लिख सकते थे हिंदी उर्दू। मेरी मासी जो है, बुरे वक्त में उन्होंने उर्दू को अपनाया, ये बात अहम है। एक ऐसे नो 1960s 1970s में बुरा वक्त था नहीं। मेरी मासी है, वो उनकी पैदाइश 1940s में होगी, आई डोंट नो, 1930s में शायद। मेरी मासी है जो हिंदी और उर्दू दोनों सीखी थी बचपन में, एंड अभी भी खुद पढ़ भी सकती है मेरी मासी उर्दू में। उनका शौक था, मैं जब गया था उनसे मिलने को औरंगाबाद में, कि वो क्रॉसवर्ड पजल्स करती थी उर्दू में। उन अखबार में जो छपते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स, उनका बड़ा शौक था उर्दू में करने का उस टाइम में। तो जोगिंदर पॉल की जनरेशन तक आई थिंक उर्दू जानना और हिंदी जानना दोनों एक साथ जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ 1980s 1990s के बाद उर्दू का इस्तेमाल करना, उर्दू का लिखना एक पॉलिटिकल बात बन गई। हम एंड पीपल हु स्पीक उर्दू, जो जिसकी भी पहली जुबान उर्दू होती है,
उनको उर्दू में लिखना कोई पॉलिटिकल बात नहीं, उनके लिए नेचुरल बात होती है। एंड अब तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई, राइट? उर्दू लिखना चाहिए, उर्दू सीखना चाहिए, उर्दू पढ़ना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई। एंड आई थिंक उसको हम, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात को हमें इनकरेज करना चाहिए। एंड इसी वजह से इंडिया में मैं कहूँगा कि कोई भी शख्स जो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी समझ सकता है, हिंदी लिख सकता है, उस शख्स के लिए उर्दू पढ़ना, सीखना, लिखना बहुत ही जरूरी बात है। क्योंकि अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे उर्दू को सीखने का, उर्दू को समझने का, तो यू नो इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो भी सकता है कि जो आप, जिस बात से हम ये गुफ्तगू शुरू किए कि उर्दू चले भी जा सकता है, उर्दू could disappear entirely, ये काफी पॉसिबल बात हो गई अब तो। एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी का आई थिंक कर्म होता है, फर्ज होता है मेजॉरिटी कम्युनिटी का, कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट का जिम्मेदार होना चाहिए। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, कि हम प्रोटेक्ट करें उनको, हमें उनको असिस्टेंस दिए, हम उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारी जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है, जो भी हमारा कल्चर है इंडिया में, वो कल्चर को अगर हम एक जबान निकाल दिए, दो जबान निकाल दिए, कल्चर डिमिनिश होता जाता है। वी लर्न लेस, वी बिकम लेस ह्यूमन, हमारी इंसानियत कम होती जाती है अगर हम ये जबानों को इस्तेमाल ना करें, या ये जबानों को मरने दिए, राइट? इंग्लिश में इडियम होता है, लैंग्वेजेस कैन डाई, डेड लैंग्वेजेस होती है, इडियम, मुहावरा होता है इंग्लिश में। बट आई थिंक दैट जो इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में उल्टे तरीके से हो रहा है। तो जो भी हिंदुस्तानी जुबान में जो भी संस्कृताइज्ड वर्ड्स थे, अब वो अरबी हो गए या फारसी हो गए। जी, राइट। सो वो तो जिया उल हक के बाद शुरू हो गया वो मसला। तो दोनों जबाने में आई थिंक वो कौमी आइडेंटिटीज जो है, मजहबी आइडेंटिटीज है, वो डाली जा रही है, लेकिन वो डाली जा रही हैं, बट वो लिपि में है नहीं, राइट? वो डाली जा सकती है, कोई भी पॉलिटिक्स डाल दिया जा सकता है, किसी भी अदब में, किसी भी रिसाले में, किसी भी शेर शायरी में डाल दिया जा सकता है, लेकिन इंट्रिंसिक क्वालिटी जो रहती है लिपि में, वो उससे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। एंड आई थिंक दैट नाम क्या था, नाजिया का, आई थिंक वो प्रोसेस जो बता रही है नाजिया की, वो लोगों को लगता है कि आप उर्दू और इस्लाम से नॉट जस्ट ताल्लुक बट कनेक्शन है, राइट? एक उर्दू मीन्स इस्लाम फॉर सम पीपल इन इंडिया। वो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को एग्जाम्पल बना के लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि हम उर्दू पढ़ रहे क्योंकि हमें इंसानियत में, जमहूरियत में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। हमें मजहब में, अगर आपको इंटरेस्ट है मजहब में, आप प्लीज मजहब पढ़िए, लेकिन इस वजह से हम उर्दू नहीं पढ़ रहे कि हमें मजहबी कोई मजहबी वजह से हम उर्दू नहीं पढ़ रहे। आपसे मैं बिल्कुल 100% आपकी बात को समझ रही हूँ। और एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी। प्रताप श्रीवास्तव लिख रहे हैं, Sanskritized Hindi and Persianized Urdu are equally responsible for creating the distance between the languages. Abandonment of progressive writers' thoughts by Urdu writers is also responsible for their isolation. तो ये तो देखिए एक तरह की वॉट अबाउटरी है और एक ब्लेम गेम है। मेरे ख्याल से न स्नेहल, न मैं, न हम में से कोई भी ये बात नहीं कह रहा है कि कोई एक जबान दूसरी जबान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। स्नेहल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मेरा तो मानना यही है कि ये तो दस्तूर है नेचर का कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूरी है फल को फूलने के लिए। उसी तरह से अदब को फलने फूलने के लिए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, जबानों के बीच में, जबानों से जुड़े हुए लिटरेरी कल्चर्स के बीच में। तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी किसी एक जबान को तो नहीं दोषी ठहरा रहा।
ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक और आइडिया इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। नहीं, ये बट जो आप उसको रिस्पॉन्ड कहेंगे, अबैंडनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स थॉट्स बाय उर्दू राइटर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर आइसोलेशन। ये मैं मानता नहीं कि वो अबैंडन किए, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स अबैंडन किए गए। पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, कि वो प्रोग्रेसिव राइटर्स जो थे, जो राइटर्स कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने क्या क्या सफर किया पाकिस्तान में। फैज अहमद फैज तो कैद हो गए थे, काफी कम्युनिस्ट मारे गए थे, वो निकाले गए थे लिटरेरी सर्कल्स में। हल्का ए अरबाब ज़ौक़ जो मूवमेंट निकली पाकिस्तान में 1960s 1970s में, उनका मकसद था, उनका एम था, उनकी सोच थी कि हम इस प्रोग्रेसिव मूवमेंट को निकाले एंड उर्दू को क्लासिकल classical standard पे वापस लाए, right? So it was a deliberate process to remove people who had political ideas, जिनकी सियासी सोच उनसे अलग थी। तो abandon नहीं किए गए, वो पॉलिटिक्स थी। कई लोगों ने काफी जोर दिया था कि फैज अहमद फैज पढ़ा नहीं जाए। आई मीन इंडिया में तो आपने देखा ही होगा कि कितना शोर मचा हुआ जब लोगों ने हम देखेंगे गाना शुरू किया था, वो का कई कई जगह वो एंटी CIA के प्रोटेस्ट जब हुए थे। फैज अहमद फैज की इम्पोर्टेंस है, प्रोग्रेसिव राइटर्स को लोगों ने तो भूला नहीं। 1960s 70s की बात जो मैं कर रहा हूँ, हल्का अरबाब ज़ौक़ को पाकिस्तान में सेम टाइम जब ये प्रोसेस हो रही थी कि वो especially male writers, male poets in Pakistan are writing female writers, जैसे परवीन शाकिर है, जैसे फहमीदा रियाज है, जैसे किशोर नहीद है। फेमिनिस्ट राइटर्स एक प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन का कंटिन्यूएशन किया उन्होंने। उन्होंने पॉलिटिकल पोएट्री शुरू करने लगी, उन्होंने फेमिनिस्ट पोएट्री शुरू करने लिखी। तो हम कह नहीं सकते कि इजी ब्रेक था प्रोग्रेसिव सोच में, प्रोग्रेसिव राइटर्स में एंड उर्दू लिटरेचर में। हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अगेन ने भी काफी कोशिश की थी कि वो प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो संबंध था, जो कनेक्शन था लिटरेरी जर्नल्स में, लिटरेरी मैगजीन्स में, जो उनका एडिटरशिप्स जो थी प्रोग्रेसिव राइटर्स की, अगेन ने काफी जोर दिया था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से एंड प्रोग्रेसिव राइटर से वो कनेक्शन तोड़ दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं पूरे तरह से। प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस तो अब भी होती रहती है इंडिया में। तो प्रोसेस इनकम्प्लीट है, प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। प्रोसेस हमें थोड़ी सी हिस्टोरिकल सोचनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है किस किस जगह में। क्योंकि मेरा जस्ट एनेक्डोटली मेरा ख्याल है कि आई थिंक द 1930s और 1940s के राइटर्स जो थे हिंदी और उर्दू में, हमें अब भी याद रहते हैं। हमें उनकी आइडियाज याद रहती है, हमें उनके नॉवेल्स याद रहते हैं, हमें उनके शेर, हमें कविता याद रहती है, और वो डेटेड नहीं मालूम देते। जी हाँ, जी हाँ। वो अपने वक्त से, अपने समय से, अपनी लोकेशन से उठ के आज भी हमसे बात करते हैं। तो संस्कृताइज हिंदी तो आई डोंट नो ऑर्डिनरली कौन बोलता है। स्कूल में शायद इस्तेमाल होगी संस्कृताइज हिंदी। समाचार पत्रिका, अगर अखबार आप पढ़ोगे हिंदी में या दूरदर्शन को सुनोगे तो संस्कृताइज हिंदी मिलेगी, लेकिन आम बोलचाल में संस्कृताइज हिंदी का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है। आई थिंक पाकिस्तान में भी हाईली पर्शियनाइज्ड, हाईली अरबिसाइज्ड उर्दू कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो हमारी जुबान तो आई थिंक नेचुरली हिंदुस्तानी की तरफ चले जाती है। नेचुरली हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक दैट इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, जैसे कि हम ये फासला जो है, आई डोंट थिंक वो कंप्लीट डिस्कनेक्ट हुई है हिंदी और उर्दू के बीच में। बट उसको उन दो लिपि को, उन दो सोच को, दो अदब को
उनकी कुर्बत बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। एक सवाल आ रहा है राना खान से जो बहुत दिलचस्प लगा मुझे। हम कितना भी कह लें कि मज़हब से ज़बान को जोड़ना गलत है, लेकिन बहरहाल हमारे अपने ख़ानदान में, हमारे आसपास, हमारे दोस्तों के जहन में ये लिंक रहता है और हम इसे पूरी तरह कभी तोड़ने में शायद कामयाब कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं किस हद तक कामयाब होते हैं। सवाल ये है कि जब आपकी उर्दू में दिलचस्पी बढ़ती गई और जैसे जैसे आप उर्दू अदब से में दिलचस्पी रखने लगे और उर्दू में काम करने लगे, तो क्या आपने कभी कोई नेगेटिव कमेंट सुने अपने दोस्तों से या अपने खानदान वालों से? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स जो आए वो लिपि के वजह से नहीं आई। वो तो आई थी 9/11 के बाद में, जो यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ जो आइडियाज चल रही थी, जो पॉलिटिक्स चल रही थी अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ, उसके वजह से कोई भी शख्स जो मुस्लिम लगे, अमेरिकन अमेरिकन सोच में मैं मुस्लिम लगता हूँ क्योंकि थोड़ी सी दाढ़ी है मेरे पास, चमड़ी थोड़ी काली है मेरी, इस वजह से अमेरिका में मैं मतलब मेट्रो में आप उर्दू की किताब लिए हुए अगर जा रहे हैं तो क्या आपने कभी अपने आप को अनसेफ नहीं महसूस नहीं नहीं, मेट्रो में नहीं, लेकिन एयरप्लेन्स में तो जरूर राइट। एंड 9/11 के बाद तो मैं एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोशिश करता था कि मेरे बैग में एक उर्दू की किताब हो किया? ताकि मैं उसे पढ़ सकता हूँ प्लेन में, और सभी को डरा सकता हूँ कि कौन आतंकवादी है जो प्लेन में आया है। लेकिन लेकिन दोस्तों के दरमियान हमारे या हमारे खानदान में? नो नो, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मैं जब उर्दू की क्लासेस शुरू की थी मैंने ग्रेजुएट स्कूल में, ये तो बात सही है कि मेरे सब स्टूडेंट्स जो थे, मेरे क्लासमेट्स जो थे, वो क्लासेस में वो सब मुसलमान थे। मैं एक शख्स था जो मुस्लिम नहीं था। तो आई थिंक आई आप अगर कहेंगे कि नेचुरली लोग समझते हैं कि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज है और हिंदी एक हिंदू लैंग्वेज है, ये ऑर्डिनरी लोग तो सोच ले सकते हैं, शायद सोच भी ना सोचना भी, पर उनके फीलिंग्स में ये सही भी हो सकता है। ये how do you say, to break them of this common sense, to ये कोई नई आइडिया उनके दिमाग में पैदा करने के लिए एफर्ट लगती है। हमें कुछ ट्राई करना चाहिए, हमें कुछ एक्चुअली कुछ भी करना चाहिए। एंड बेसिक काम हम जो कर सकते हैं इस कोई भी शख्स जिसे हिंदी आती है इंडिया में, वो उर्दू सीखना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल टू डू एंड वेरी इजी थिंग टू डू, एंड यू कैन शो दैट हिंदू हूँ और उर्दू आती है हमें, जैन हूँ और उर्दू आती है हमें, सिख हूँ और उर्दू आती है हमें। आई मीन इन फैक्ट आई थिंक पंजाब में इट्स इवन लेस ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट। कई कई लोगों को अभी भी पंजाबी उर्दू की लिपि में आती है, राइट। गुरुमुखी में नहीं आती, सिर्फ उर्दू में आती है। इन फैक्ट 1940s और 1950s की अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट्स देखोगे, पासपोर्ट्स देखोगे पंजाब से, तो वो उर्दू में लिखी गई है, गुरुमुखी में नहीं। सो अच्छा, आपसे एक और सवाल मेरी तरफ से, आखिरी सवाल, और फिर अगर कोई ऑडियंस के होंगे बचे हुए सवाल तो मैं देख लूंगी, नहीं तो फिर आपसे इजाजत लेंगे। एक सवाल ये कि आपसे पहले बात हो रही थी इस गुफ्तगू से पहले कि आजकल आप ज़हरा निगाह के कुछ तर्जुमे कर रहे हैं। तो ज़हरा कोशिश निगाह कोशिश या, करते हैं जी, या। चलिए, हम सबके लिए कोशिश ही होते हैं। तो ज़हरा निगाह को जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी उनकी शायरी के बारे में बात कीजिए। क्या आपको फेमिनिस्ट शायरी नजर आती है या फेमिनिन आवाज नजर आती है? क्योंकि लोगों के जहन में ये एक बड़ा शार्प डिवाइड है कि फेमिनिज्म अलग चीज है और फेमिनिन वॉइस अलग चीज है। आप इसको कैसे देखते हैं? और मैं जब ज़हरा निगाह को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी बात, अक्सर बड़ी पॉलिटिकल बात कहती हैं, भले ही वो एक घरेलू इडियम का इस्तेमाल करती हूँ। बांग्लादेश में जो पूरी सिविल वॉर थी उस पे मियाँ एक औरत एक मिट्ठू को खाना खिला रही है, और जो एक बहुत बड़ा कमेंट है बांग्लादेश के क्रिएशन पे, वो उसमें आता है। या लैंड माइंस को लेके जो लोग, छोटे छोटे अफगान बच्चे जो हैं या, जिनके हाथ पैर या, चले जाते हैं, कस्सा या, गुल बादशाह, और जो औरतों का सेग्रीगेशन है, या जो
अदले बदले की शादियां हैं, तो बड़ी बड़ी समाजी बातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें वो एक सीधी सादी सरल जबान में करती हैं। बज़ाहिर ये बड़ी फेमिनिन बातें लगती हैं, लेकिन अक्सर वो बड़ी चुभती हुई, शार्पली सोफिस्टिकेटेडली पॉलिटिकल बातें होती हैं। आप ओके, मेरे तो से बात करें। हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं। मैं मानता नहीं कि कोई चीज होती है जो जिसे हमें फेमिनिन कह सकते हैं। आई थिंक फेमिनिन का मतलब जिन्स से नहीं है, एंड जिन्स से फेमिनिन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई भी बात किसी भी तरीके से कही जा सकती है। ये फेमिनिन एट्रीब्यूट जो हम देखते हैं, आई थिंक हमें ये सोच को छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि औरत की जुबान या औरत की सोच फेमिनिन होनी चाहिए, आई थिंक ये मिसलीडिंग बात होती है। एंड हम जनरली ज्यादातर ये सोच आती है जब हम किसी आवाज को नीचे दिखाने लगते हैं। I don't think that it is some attribute of the voice. It's a way of क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में तो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे एक तरीके से हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे तरफ से हम आपकी बदनामी कर रहे हैं, फेमिनिन वॉइस का इस्तेमाल करने के लिए। एंड ना ही मैं समझता हूँ कि फेमिनिस्ट होने के तरीके एक ही है। आई थिंक फेमिनिस्ट तो कई कई तरीके के होते हैं। उनकी फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स काफी अलग अलग किस्म की हो सकती है। ज़हरा निगाह की ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज द रीजन व्हाई उसे फेमिनिन कही जाती है, फेमिनिस्ट नहीं। कि उन्होंने शायरी लिखना शुरू की जब फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर और किशोर नाहिद भी लिख रहे थे। एंड उनकी पोएट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्डली पॉलिटिकल पोएट्री रहती है। उन्होंने जिया उल हक के खिलाफ उन तीनों ने जिया उल हक के खिलाफ पोएट्री लिखी। ज़हरा निगाह की ये खासियत है कि वो क्रिटिक्स जब करती है, आई मीन वियतनाम वॉर के बारे में उन्होंने काफी लिखी पोएम्स, राइट। एंड एंटी वॉर पोएट्री तो उनकी काफी है, बट वो जब लिखती है, आई थिंक उनकी पोएटिक स्टाइल थोड़ी सी बारीकी, क्या बोलते हैं, सटलती से होती है। इट्स नॉट द स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या बोलते किशोर नाहिद की एक शायरी याद आती है ना, हम गुनहगार औरतें हैं जो सच का परचम निकाल कर उठा कर निकले, राइट। दैट पोएम बिकम्स एन एंथम। वो एक झंडा फैलाना तो कभी वो शेर में तो आ ही जाता है इमेज। ज़हरा निगाह की शेर और शायरी ऐसी नहीं रहती है। एंड सो देयर इज वन पोएम, सुना है जंगलों में भी दस्तूर रहता है, होता है, right? It's a very subtle poem. जानवरों के बीच में जो इंसानियत महसूस कर सकते हैं, हम एक दूसरे में महसूस नहीं कर सकते, राइट। जंगलों में भी एक दस्तूर होती है। एंड आखिरी का जुमला जो है वो शायरी में हमारे शहर में भी जंगलों की दस्तूर आप खुदावंद को बुलाती है, मांगती है कि ये दस्तूर जो जंगलों में मिलती है हमें हमारे शहरों में मिलनी चाहिए। It's a political poem, right? वो पॉलिटिक्स है उस पोएम में, लेकिन वो पोएम सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। वो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस इन ज़हरा निगाह स्टाइल, इज शी वो पोएट्री को सीरियसली लेकर कहीं दूसरी जगह जाती है। And that's, I think, the really remarkable thing is that it's a very subtle poetry. I don't know how to describe it in Urdu, but Lucknow में for the first time I saw वो chicken का काम जो होता है ना कुर्ते पे, right? The embroidery का काम जो होता है, चिकनकारी, right? चिकनकारी का काम. I think that's the metaphor to describe ज़हरा निगाह's poetry. It's very precise, very delicate, very refined. The point is not the propaganda. The point is the artistry of the needlework. And वो metaphor लेके I think मैं ज़हरा निगाह की poetry के बारे में सोचने लगा हूँ.
नहीं, बहुत उम्दा मेटाफर है चिकनकारी का, कि वो जो उसकी बारीकी भी जो है कपड़े की, उसमें से झलक आती है, एक इशारा मिलता है, और बहुत सी चीजें हैं जो खुले अंदाज से नहीं कहती, जो शायद किश्वर कहती हैं या फहमीदा कहती हैं, ये जो है उसी बात को दूसरी तरह से कहती हैं, और इनका जी एक हाँ। अपना लहजा, एक अपना तरीका है। स्नेहल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोई चीज़ और जिस पे आप आजकल काम कर रहे हो, जो आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहते हो चलते चलते? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका मिला मुझे, एंड मैं और भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बोलने के तरीके के, कई कई गलतियां भी होती है मुझसे, क्योंकि शुरू से ही बोला मैंने कि उर्दू उर्दू का इस्तेमाल करने के मुझे ना कोई प्रैक्टिस है, ना यहाँ काफ़ी मौके मिलते हैं। तो thank you for bearing with me, everybody. I am working at getting better at my Urdu, my spoken Urdu. स्नेहल, मुझे लगता है कि आपको उसके लिए कतई तौर पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमारी बात, नहीं, देखो वो आपकी बात की संजीदगी पे ज्यादा मुतवज्जे है। जो बातें आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो और उनके पीछे की सोच हम सब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन देखो रक्षिंदा साहिबा, अंजुमन का रूट क्या है आपको पता होगा? अंजुमन आता है अरबिक से, एंड उसका रूट वर्ड होता है नून जीम मीम, नजम, जिसका मतलब होता है तारा। तो अंजुमन का मतलब होता है, इन द रियल क्लासिकल पर्शियन सेंस, अंजुमन होता है गैलेक्सी, तारे की, सारे मिलने, जब सारे आकाश में आप देखते हैं, आपको तारे चमकते दिखाई देते हैं, राइट? एंड मैं तो अपने आप को एक तारा नहीं समझता हूँ। नहीं, लेकिन ना ही मैं तो जावेद अख्तर साहब की स्टेटस जो है, और मेरी मैं तो नहीं, अपने आप को सिर्फ अभी भी अपने आप को सिर्फ एक तालिब समझता हूँ, कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, लिखने की, सोचने की, जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना कोशिश तो मैं करूंगा। लेकिन तारों की स्टेटस जो होती है और हमारी स्टेटस जो होती है, उसकी उसके दरमियान तो मुझे अच्छी तरह से महसूस होती है। एंड तारे जो है they point you in the direction, right? They show you what is possible, and so I'm grateful to have the opportunity to try to, अंग्रेजी में कहते हैं reach for the stars, उनके तरफ बनने का, उनकी थोड़ी सी उनकी सोच की, उनकी you know उनको इतनी इजीली जैसे आती है उर्दू, सपना एक ख्वाहिश है हमारी भी, कि हम भी एक दिन उनकी तरह इतनी इजीली उर्दू का इस्तेमाल कर सके। हर अहद के पढ़ने और पढ़ाने वाले अलग होते हैं स्नेहल। एहतशाम हुसैन थे एक ज़माने में, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब थे, ये सब बड़े बड़े नाम हैं उर्दू अदब से जुड़े हुए। लेकिन हर अहद की अपनी ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल से आप जैसे लोग इस अहद की ज़रूरत को बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रहे हैं, और आपकी संजीदगी, आपकी सिंसेरिटी, मेरे ख्याल से इस वक्त उर्दू को इसकी बहुत ज़रूरत है। और छोटी छोटी बातें, यानी तलफ़ुज़ और लहजा, ये मेरे जहन में कोई अहमियत नहीं रखती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हिंदुस्तान में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त लेते हैं,